नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इंटरनेट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित इकाई 8 के अंतर्गत हिंदी नाटक में पहला नाटक यानी कि अंधेर नगरी नाटक को विस्तृत रूप से हम लोग जानेंगे और उससे संबंधित जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, इन दिनों थोड़ा सा हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं था, जिसके कारण आपके इंटरनेट की क्लास जो है कुछ दिन के लिए स्थगित थी। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ हो जाएंगे और आप सबकी जो इंटरनेट की क्लास भी लगातार मेरे द्वारा अपलोड की जाएगी। तो चलें, ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अंधेर नगरी के जो रचनाकार हैं यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय देखेंगे, क्योंकि इन दिनों बात अगर हम लोग करें इंटरनेट की तो इंटरनेट के अंतर्गत जितने भी रचनाएं हैं चाहे जिस विधा की हो तो उससे संबंधित जो रचनाकार हैं उनका जीवन परिचय और उनकी संपूर्ण रचनाओं को आपको बिल्कुल कंठस्थ करना ही होगा, क्योंकि इन दिनों इंटरनेट के पाठ्यक्रम में इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुतायत परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। तो चलें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय को हम लोग देखें। बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इसको सभी लोग जानते हैं कि आधुनिक हिंदी के पितामह बिल्कुल भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु इनकी उपाधि थी। अब इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था और इनके पिता गोपाल दास कवि थे और गिरधर दास उपनाम से कविता लिखा करते थे। तो मोटी मोटी बात है कि गोपाल दास इनके पिता थे, पेशे से कवि थे और गिरधर दास उपनाम से कविता लिखते थे। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। 15 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने साहित्य की सेवा प्रारंभ कर दी थी। तो देखिए, ओनली 15 ईयर्स है ना, जब ये 15 वर्ष के थे तभी इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है ना। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कवि बचन सुधा नामक पत्रिका निकाली है ना। कब? when he is 18 years है ना, तब उन्होंने क्या निकाला था? कवि बचन सुधा। ठीक है ना। कवि बचन सुधा कब निकली? 1868 में, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, जिसमें उस समय के बड़े बड़े विद्वानों की रचनाएं छपती थी। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें बड़े बड़े विद्वानों की रचनाएं छपती थी। 20 वर्ष की अवस्था में देखिए, आफ्टर 20 ईयर्स क्या हो गया कि ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाया गया और वे आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो ये भी बातें ध्यान में रखने योग्य है कि 20 वर्ष की उम्र में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाया गया और वे आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। हिंदी में बात करें, नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से ही माना जाता है। तो नाटकों का प्रारंभ, शुरुआत किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से मानी जाती है। ठीक है। उन्होंने 1868 में कवि बचन सुधा, अभी आपने देखा 68 सुधा, 68 सुधा है ना, कवि बचन सुधा 1868 में। 1873 में हरिश्चंद्र चंद्रिका। 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी नामक पत्रिकाएं निकाली थी। तो ये तीन जो पत्रिकाएं हैं, तीनों पत्रिकाओं को आप क्रम से याद कर लीजिए। कभी कभी पत्रिकाओं का क्रम लगाने के लिए पूछ लिया जाता है और टीजीटी, पीजीटी तथा इंटरनेट की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना। तो कवि बचन सुधा 68, सुधा 68, हरिश्चंद्र चंद्रिका 74। स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका निकाली? तो बाला बोधनी। कब निकाली? 1874 को। तो ध्यान में रखिएगा, 68 में कवि बचन सुधा, 73 में हरिश्चंद्र चंद्रिका, 74 में स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी नामक पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा निकाली गई। ठीक है। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर के काशी के विद्वानों ने 1880 में उन्हें भारतेंदु यानी कि भारत का चंद्रमा ये उपाधि प्रदान किए। कौन? बता रहे हैं कि काशी के विद्वानों ने 1880 में। ठीक है। भारतेंदु जी को
बृहद साहित्यिक योगदान के कारण ही 1857 से 1900 ईस्वी तक के जो काल है उस काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। यानी कि भारतेंदु जी के नाम से ही एक काल शुरू हो गया। 1857 टू 1900 का जो समय है, इस समय को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे भारतेंदु जी की प्रमुख कृतियां हैं जिन कृतियों को हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि इनके मौलिक नाटक कौन कौन है। पहला नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत, है ना। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत, तो ये प्रहसन है। हिंसा ना भवत, हिंसा हसन, हिंसा हिंसा हसन हसन हसन। ठीक है ना। कब लिखा गया? 1873 में। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए मित्रों, जब कोई हिंसा होती है, हिंसा का मतलब ही होता है मारपीट। और जब मारपीट होती है तो व्यक्ति तहतर गिर जाता है। ये कहाँ तक चला जाता है, कितने नीचे गिर जाता है, इसका कोई पता नहीं है ना। लोग एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाते हैं, जान तक ले लेते हैं। तो हिंसा हिंसा ना भवत, तहतर तहतर होती है, और हिंसा हसन हिंसा हसन। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा, यानी कि प्रहसन है। दूसरा नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, 1875 में, और नाटक है। देखिए सत्य हरिश्चंद्र को आप देखे होंगे, गाँव में सत्य हरिश्चंद्र नाटक खेला जाता है। तो नाटक खेला जाता है तो नाटक हो गया। ठीक है ना। कब लिखा गया? 1875 में। तो देखिए 7 और 5, तो हरिश्चंद्र क्या थे? सत्य हरिश्चंद्र। सत पर सात पर शत पर, 7 माने 7, 5 माने 5, 7 पर शत पर टिके थे ना। तो सत पर कौन टिका था? 7 पर 7 5 7 5। ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि सत्य हरिश्चंद्र सत पर टिके थे, 7 और 5 पर शत पर टिके थे, सत्य पर टिके थे। ठीक है, यानी कि 7 5 पर। ठीक है, चलिए तीसरा जो इनका महत्वपूर्ण नाटक है श्री चंद्रावली, है ना। श्री चंद्रावली या श्री चंद्रावली 1876 में लिखा गया, और एक नाटिका है। चूंकि देखिए चंद्रावली है तो स्त्रीलिंग नाम है, तो स्त्रीलिंग नाम होगा तो नाटक से नाटिका हो जाएगा। और क्या है? 76 में लिखी गई है, 1876। तो 7 6 सच 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 सच। चंद्रावली क्या है? सच है। 7 6 सच 7 6, है ना। तो 7 6 सच 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 है। चंद्रावली नाटिका, चंद्रावली सच है ना। हरिश्चंद्र 7 और 5 पर हैं, सत पर टिके हुए हैं। ठीक है ना। हिंसा, वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत, 73 हिंसा होती है। तो ध्यान में रखते हुए चलिएगा। और इस जो क्लू है, इस क्लू की सहायता से जब याद करेंगे, थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के याद करेंगे, तो आपके दिमाग में जब एक बार बैठ जाएगा, दोबारा दिमाग से नहीं निकलेगा। और मेरा एकमात्र ही जो उद्देश्य है कि आप सबको कैसे कठिन से कठिन विषय को आसान बना करके याद कराया जाए। YouTube पर एक कार्यक्रम चल रहा है और आप लोगों को बेहद पसंद भी आ रहा है, तो इसके लिए मुझे बड़ी खुशी होती है और ऊर्जा मिलती है कि आपके लिए इस तरह के और भी कार्य मेरे द्वारा किए जाएं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देखा कि श्री चंद्रावली 7 6 सच 7 6 सच सच सच, यानी कि 7 6। ठीक है ना। चंद्रावली नाटिका है, सच पर है। ठीक है। विशेष विषम औषधम, अगला इनका अगर देखा जाए तो नाटक है, नाटक का भाड़ रूप है ना। अब कह रहे कोई अगर विष मिल जाए तो विष को कहते हैं भैया भाड़ में जाए, विष खाना नहीं है, विष को क्या करिए? भाड़ में डाल दीजिए। और नाटक के जितने भी नाटक हैं, चाहे जिस भी रचनाकार के हैं, पूरी नाटक विधा को आप जा करके हिंदी साहित्य की विधा के अंतर्गत जो प्लेलिस्ट है वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सारे नाटक को और उनके नाटककारों को बिल्कुल ट्रिक की सहायता से मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है ना। तो विष को क्या करो भैया, अगर विष मिल जाए तो उसको भाड़ में डाल दीजिए। भाड़ जानते हैं ना, गाँव में लोग कहते हैं भाड़ में जाए, तो भाड़ में डालिए, यानी कि ये भाड़ टाइप का नाटक है। ठीक है ना। कब है? 1876 में। तो भैया देखिए विष क्या है? विष और विष का औषध है। सच में इसको क्या करिए? सच में सच में इसे भाड़ में डाल दीजिए। तो भाड़ फाड़, ये भाड़ है, ध्यान में रख लीजिएगा। और अगला जो नाटक है भारत दुर्दशा। अब दुर्दशा की बात करें तो 1880 में लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। और ये नाट्य रासक है। ठीक है ना, रासक है। देखिए किसी की दुर्दशा होगी तो रास नहीं आएगा आपको। ठीक है ना। और दुर्दशा कब होती है? जब व्यक्ति 80 वर्ष का होता है। और 80 वर्ष की अवस्था में दुर्दशा तो होगी ही, ना तो ढंग से खाना खाया जा सकता है, ना तो सोया जा सकता है, ना तो नींद आती है। ठीक है ना। तो 80 वर्ष में क्या होता है? बोले सर दुर्दशा, दुर्दशा फार भारत दुर्दशा। ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा।
अगला नाटक है, यानी कि नाटक एक गीत रूप में है, नील देवी। अब देवी के गीत गाते हो कि नहीं गाते हो? बोले सर गाते हैं, देवी गीत गाते हैं। और जो हमारी बहनें हैं, तो बहनें लोग तो भैया गीत तो गाती ही हैं, देवी के गीत ढेर सारी गाती हैं जब बचपना होता है, ठीक है ना, तो ढेर सारी गीत गाती हैं। और अब तो तैयारी में लगे हुए हैं, सब लोग जुटे हुए हैं, ठीक है ना। तो नील देवी जो है एक गीत रूप है। ये कब लिखा गया? 1881 में लिखा गया। तो देवी क्या होती? एक सी होती है, एक सी माने 81, एक सी 81, ठीक है ना। तो नील देवी कब लिखा गया? 1881 में लिखा गया। क्या है? एक गीत रूपक है, ठीक है। चले मित्रों आगे देखिए, अंधेर नगरी अगला नाटक इनका है। और अंधेर नगरी एक प्रहसन है। अंधेरे पर हंसना, हंसना। अगर कोई व्यक्ति अंधा है, अंधेर है, तो पर उस पर हंसना, उस पर हंसिए ना, ध्यान में रख लीजिएगा। उस पर हंसिए ना मतलब एक प्रहसन है, ठीक है, जिसे आप कहते हैं कॉमेडी है, ठीक है। कब लिखा गया? 1881 में लिखा गया। तो अब देखिए, अंधेर नगरी होगी, जहाँ पे अंधे होंगे तो सारे अंधे एक से होंगे, ध्यान में रखिएगा। एक तो देवी एक सी होती हैं, नील देवी, और दूसरा अंधेर नगरी एक सी होती है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला नाटक है जो कि नाटिका है, प्रेम जोगनी। देखिए जोगनी नाटिका है। कब लिखा गया? 1874 में, ठीक है ना। इस रचना का क्रम पहले आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, आप इसको याद करने का प्रयास करिएगा। 1874 में, है ना। सच्चर सच्चर सच्चर। अब देखिए प्रेम में क्या होता है, जोगनी क्या करती है? साथ चरती है, चरती है माने चलती है, साथ चा माने चल, साथ चर, ठीक है ना। तो प्रेम में जोगनी क्या करती है? साथ साथ चलने का प्रयास करती है, 7 और 4, 7 4, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नाटिका है, ठीक है ना। अगला जो नाटक इनका है, सती प्रताप। अब सती प्रताप की बात करें तो 1883 में है, ठीक है ना। एक गीत रूपक है, बता रहे हैं कि 4 दृश्य इसमें है, और बाबू राधा कृष्णदास जी ने इसको पूरा किया था। एक अपूर्ण रचना थी सती प्रताप। तो कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि भारतेंद्र जी का कौन सा नाटक है जो कि अपूर्ण है? तो आ माने नहीं, पूर्ण हुआ जो, उसे कहते हैं अपूर्ण। तो सती प्रताप अपूर्ण था, 1883 में इन्होंने लिखा था। केवल 4 दृश्य हैं, गीत रूपक है। सती की गीत गाई जाती है ना, तो गीत रूपक रखिएगा। देवी की गीत गाई जाती है तो देवी गीत होता है, ठीक है ना। बाबू राधा कृष्णदास जी ने इसको पूरा किया था। अब सती क्या होता है? बोले तेरी सी माने 83। तेरे सी सती हमने नहीं देखा। कभी कभी देखते होंगे ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सती हो जाते हैं, और लोग कहते हैं कि तेरे जैसी सती हमने कोई नहीं देखा। तो तेरे सी माने 83, है ना। तेरे सी सती हमने नहीं देखा। तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। देखिए मित्रों, आपका थोड़ा सा टाइम तो हम जरूर ले रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार अगर आप ढंग से देख लेंगे तो दोबारा के लिए बिल्कुल आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाएगा, ठीक है। फिर एक बार देख लीजिए कि वैदिक हिंसा ना बहुत, बिल्कुल हिंसा 73 होगी, और हिंसा सहन, हसन। हिंसा पर ना हंसो का मतलब प्रहसन है। सत हरिचंद क्या करते हैं? बिल्कुल 7 पर हैं और नाटक है, दिमाग में रख लीजिएगा। 7 पर, ठीक है ना। सच पर। चंद्रावली क्या है? सच और नाटिका है, ठीक है ना। विशेष विषमोधम, विष मिल जाए उसको भाड़ में डाल दीजिए, और विष क्या है? बिल्कुल विष का औषध है, सच में सच, ठीक है। और 80 वर्ष में क्या होती है? दुर्दशा होती है, और क्या किसी को रास नहीं आता है, एक रासक नाटक है। नील देवी एक सी होती हैं, 81, और गीत है ना। देवी की गीत गाते हैं हम लोग, गीत रूपक नाटक है। अंधेर नगरी एक सी होती है, और अंधे पर प्रहसन, अंधे पर हंसना पर हंसना माने हसन प्रहसन, ठीक है ना। जोगनी क्या है? सच पर है, 7 चर। जोगनी 7 चल, ये ध्यान में रखिएगा। और नाटिका है सती तेरी सी नहीं देखा, अपूर्ण है, 4 अंकों में है, और बाबू राधा कृष्णदास जी ने इसको पूर्ण किया है। तो इसे भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, भारतेंद्र हरिचंद जी ने कुछ अनुदित नाटक रचनाएं भी लिखी हैं, जिन्हें हम लोग देखेंगे। जिनमें पहला है विद्या सुंदर, है ना। अब भाई देखो, विद्या सुंदर तो होती है, विद्या सुंदर इसलिए होती है क्योंकि विद्या को कोई चोर चुरा नहीं सकता। तो चोर चुरा नहीं सकता मतलब चौर पंचा सिका, है ना। इसका इन्होंने अनुवाद किया था विद्या सुंदर नाम से। कब किया?
1868 में। विद्या सुंदर इसलिए है कि बिल्कुल 68, ठीक है, 68 है, इसे ध्यान में रखिएगा, जो कि यतीन्द्र मोहन ठाकुर की बंगला कृति थी, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अगला जो इनके द्वारा अनुदित नाटक है पाखंड विडंबन। अब पाखंड विडंबन का प्रबोध होना चाहिए, बोले भैया पाखंड का प्रबोध होना चाहिए। आजकल देखे होंगे तमाम लोग पाखंडी हैं, पाखंड कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, तो उनका प्रबोध होना चाहिए। प्रबोध माने प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तृतीय अंक का इन्होंने अनुवाद किया पाखंड विडंबन शीर्षक से, ठीक है। कभी कभी प्रश्न यही पूछ लेता है कि विद्या सुंदर है ना किसका अनुदित नाटक है, किससे, तो चंद्र चौर पंचाबिस से अनुवाद किया गया, ठीक है ना। पाखंड विडंबन का जो मूल ग्रंथ कौन सा है, तो प्रबोध चंद्रोदय है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अगला है धनंजय विजय, है ना, 1873 में। एक व्यायोग है, देखो धन का योग करते हैं, धन का योग, धन मिल जाता है, धन धन जोड़ते हैं, धन के योग करते हैं, ठीक है ना। और कांचन का भी है, कांचन माने सोना, ले लीजिएगा, सोना भी एक धन है, धन फार धनंजय, ठीक है ना, जो कि संस्कृत नाटक था, उसका इन्होंने अनुवाद किया है, ठीक है। अगला जो नाटक है अनुदित इनका कर्पूर मंजरी। बात करें कर्पूर मंजरी की तो 1875 में। एक सट्टक है, राजशेखर कवि द्वारा, है ना, कृत प्रकृत नाटक का अनुवाद है। तो कर्पूर मंजरी, मंजरी राजशेखर, मंजरी राजशेखर, इसे ध्यान में रखिएगा। 1873 में इन्होंने लिखा था, ठीक है ना। भारत जननी, बिल्कुल 1877। जननी क्या है, साथ साथ रहती है, दिमाग में रखिएगा, भारत की जननी साथ साथ रहती है, नाटगीत है और बंगला के भारत माता का हिंदी में अनुवाद पर आधारित है, ठीक है। मुद्रा रासत कितना है, मुद्रा रासत 7-8 है, दिमाग में रखिएगा। विशाख दत्त की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो राक्षस बिल्कुल विशाख दत्त होता है, राक्षस का दांत जो होता है विशाख, विशाख विशाल विशाल करिएगा, विशाख दत्त की रचना। दुर्लभ बंधु, बंधु 1880 में, है ना। 80 में देखिए बंधु दुर्लभ होते हैं, है ना। और मार्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है ना, शेक्सपियर का जो मार्चेंट ऑफ वेनिस है उसी का अनुवाद है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के अनुदित नाटक हैं उसे आपने देखा कि विद्या सुंदर, विद्या सुंदर, विद्या सुंदर है, इसे चोर नहीं चुरा सकता। पाखंड विडंबन, पाखंड का प्रबोध होना चाहिए। धनंजय विजय, धनंजय विजय, धन का वियोग होना चाहिए, कांचन होता है धन। कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी राजशेखर की, राजशेखर की। भारत जननी, बिल्कुल भारत जननी की बात करें भारत माता से 1877 में। मुद्रा रासस, बिल्कुल विशाख, विशाख दत्त की रचना है। दुर्लभ बंधु शेक्सपियर का नाटक है मार्चेंट ऑफ वेनिस, जिसका अनुवाद जो है भारतेंद्र जी ने दुर्लभ बंधु शीर्षक से किया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग कुछ देखते हैं कि भारतेंद्र जी हरिश्चंद्र जी की काव्य कृतियां हैं और काव्य कृतियों को लेकर के भी क्रम मिलाने का या किसकी रचना है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की ढेर सारी काव्य कृतियां हैं जिसे आप YouTube पर जा करके रचना एवं रचनाकार वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और आप चाहें तो विधा वाली वीडियो जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी विस्तृत रूप से और टिक की सहायता से याद कराया गया है, ठीक है। पहली इनकी काव्य कृति है भक्त सर्वस्व 1870 में, प्रेम मालिका 1871 में, प्रेम माधुरी 1875 में, प्रेम तरंग 1877 में और उत्तरार्ध भक्तमाल 1876-77 में, प्रेम प्रलाप 1877 में, होली 1878 में। राग संग्रह की बात करें तो 1880 में भारतेंद्र जी ने एक काव्य लिखा। वर्षा विनोद 1880 में, मधमुकुल 1881 में, विनय प्रेम 50 1881 में, फूलों का गुच्छा जो कि खड़ी बोली में है 1882 में, प्रेम फुलवारी 1883 में, किशोर चरित 1883 में, दान लीला और तन्मय लीला यानी कि 2 लीला वाले काव्य भी इन्होंने लिखे हैं। नए जमाने की मकुरी इनके द्वारा लिखी गई है, मुकरी। सुमनांजलि, बंदर सभा एक व्यंग्य है, हास्य व्यंग्य। बकरी विलाप एक हास्य व्यंग्य है। देखिए जब भी विलाप की बात हम लोग करते हैं तो 3 विलाप आप ध्यान में रखिएगा। बकरी विलाप बोले सर भारत में यानी कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। अबला विलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी कि अबला जा करके जो वीर होगा उसके पास विलाप करेगी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास, ठीक है ना। तो आपने बकरी विलाप देखा, अबला विलाप देखा, और अगली रचना है दशरथ विलाप। अब दशरथ कहाँ विलाप करेंगे, चक्रवर्ती सम्राट है ना, तो अम्बा के पास जाके करेंगे। अम्बा, अम्बा माने होता है माता के पास, तो अम्बा फार अंबिका दस्त व्यास,
तो दशरथ विलाप अंबिका दास व्यास का हो जाएगा। बकरी विलाप भारत में करेगी भारतेंद्र चंद हो जाएगा। और अबला महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, यानी महावीर के पास जो है विलाप करने जाएगी, ठीक है ना। अबला और सबला के पास जाएगी तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। हो सकता है कि किसी परीक्षा में आपसे इन प्रश्नों का सामना हो जाए, ठीक है। चलिए, तो मोटी मोटी बातें आपने क्या देखी कि भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, है ना, उत्तरार्ध, भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, होली, राग संग्रह, वर्षा विनोद, मधुकिल, है ना, विनय प्रेम, 50 फूलों का गुच्छा, खड़ी बोली, प्रेम फुलवारी, दान लीला, तन्मय लीला, नए जमाने की मुकरी, सुमनांजलि, बंदर सभा जो कि हास्य व्यंग्य है, और बकरी बिलाक हास्य व्यंग्य है, ठीक है ना। और अगर विस्तृत रूप से आपको क्लास को पढ़ना है तो जाकर के जितनी भी विधा वाली क्लास है उस विधा को जाकर आप देख लेंगे विस्तृत रूप से, और ट्रिक की सहायता से सारी की सारी विधाएं वहां पर अपलोड की जा चुकी हैं, ठीक है। आगे भारतेंद्र चंद जी ने कुछ निबंध भी लिखा है, जिनमें इनका पहला निबंध है नाटक। देखिए, निबंध है नाटक शीर्षक से। दूसरा है काल चक्र जो कि जनरल है। लेबी प्राण लेबी इनके द्वारा लिखा गया अगला निबंध है। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, बड़ा महत्वपूर्ण है निबंध है, और आपके इंटरनेट के पाठ्यक्रम में निबंध सम्मिलित भी है, ठीक है ना। तो इसलिए भारतेंद्र चंद जी बहुत महत्व हो जाते हैं आपके एनटीए के दृष्टिकोण से, ठीक है ना, क्योंकि निबंध भी आपको इनका पढ़ना है और इनके 2 नाटक आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, ठीक है। आगे कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार और हिंदी भाषा इनके द्वारा लिखे गया निबंध। और अगला निबंध है स्वर्ग में विचार सभा। अब स्वर्ग में विचार सभा कौन करता है, बोले भारत करता है, नहीं कि भारतेंद्र चंद जी द्वारा लिखा गया ये निबंध है। तो मोटे मोटे इन सभी जो निबंधों को आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। यात्रा वृत्तांत की बात करें, सरजू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, और एक और यात्रा वृत्तांत इनका देखने को मिलता है मेहदावल की यात्रा, ठीक है, उसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। कहानी की बात करें तो अद्भुत अपूर्व जो स्वप्न इनके द्वारा लिखी गई कहानी है। उपन्यास इन्होंने मात्र 2 उपन्यास लिखा है, पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा। पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा इनके द्वारा उपन्यास लिखे गए हैं। देखिए 2 ही हैं, जिसे दिमाग में रख लीजिएगा कि पूर्ण प्रकाश भारत में, चंद्र प्रभा भारत में, यानी कि भारतेंद्र चंद जी द्वारा लिखे गए 2 उपन्यास हैं। आत्मकथा बात करें तो जो भारतेंद्र जी की आत्मकथा है, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये भारतेंद्र चंद जी की आत्मकथा है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनके जो रचना क्रम को आई थिंक आप लोग अच्छी तरह से देख लिए होंगे और इसको देखेंगे भी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने जो आपके पाठ्यक्रम एनटीए में लगा हुआ नाटक है भारतेंद्र चंद जी का अंधेर नगरी, जो कि एक प्रहसन है ना। आप कहते हैं अंधे पर हंसना, अंधे पर हंसना, अंधेर नगरी, है ना। और नगरी कैसी होती है, बोले सर अंधेर नगरी होगी तो एक सी होगी। एक सी माने 1881 में लिखा गया है। चलिए अब इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखते हैं। बात करें अंधेर नगरी की, तो अंधेर नगरी एक प्रहसन है जिसे आप कहते हैं कॉमेडी है, ठीक है ना। और यह प्रहसन 1881 ईस्वी में लिखा गया है, अभी हमने बताया। यह लोक कथा पर आधारित प्रहसन है। लोक कथा माने लोक में क्षेत्र में जो प्रचलित कथा होती है, उसी कथा के आधार पर भारतेंद्र चंद जी ने इसको, है ना, नाटक के रूप में लिखा है। उस समय हिंदू नेशनल थिएटर का आरंभ हुआ था और इसी थिएटर के लिए भारतेंद्र जी ने इस प्रहसन को एक ही रात में लिखा था। तो कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि भारतेंद्र जी ने अंधेर नगरी नाटक को एक ही रात में लिखा था, किसके लिए, तो दिमाग में रख लीजिएगा हिंदू नेशनल थिएटर के मंचन के लिए, ठीक है ना। आगे बता रहे हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। इस प्रहसन में भारतेंद्र जी ने उस समय के राज व्यवस्था, उच्च वर्गों की खुशामदी, जिसे आप कहते हैं चापलूसी, ठीक है ना, जात प्रथा की आलोचना की है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला बिंदु है कि प्रहसन रूपक का वह भेद है जिसमें तापस, सन्यासी, पुरोहित, भिक्षु आदि नायकों को और नीच प्रकृति के अन्य व्यक्तियों के मध्य परिहास चर्चा होती है, और यही
प्रहसन कहलाता है। तो मोटी मोटी बात आप दिमाग में रखिएगा कि प्रहसन माने क्या होता है, एक रूपक का भेद है जिसमें तापस, जिसे आप कहते हैं तपस्वी, सन्यासी, पुरोहित, भिक्षु आदि नायकों को और नीच प्रकृति के अन्य व्यक्तियों के मध्य परिहास चर्चा होती है। एक तरफ देखिए बहुत विद्वान और शिष्टमंडल है और दूसरी तरफ अन्य है ना ओछी व्यक्ति वाले व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों के बीच जब प्रयास होता है, चर्चा होती है, तो उसमें कुछ हसन होता है, उसी को प्रहसन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, चलिए आगे कुछ विशेष बातें हैं जिसे आप जानते हैं। भरत मुनि जी की बात करें तो दूसरी शताब्दी में इनका जन्म हुआ है, नाट्य शास्त्र इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो भरत मुनि के अनुसार बता रहे हैं कि प्रहसन के दो भेद होते हैं, एक होता है शुद्ध प्रहसन और दूसरा होता है संकीर्ण प्रहसन। तो अंधेर नगरी जो है एक संकीर्ण प्रहसन के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो मोटी बात रखिएगा क्या कि बोले सर भरत मुनि के अनुसार जो प्रहसन है, प्रहसन के दो भेद होते हैं, शुद्ध प्रहसन और संकीर्ण प्रहसन। तो अंधेर नगरी जो है ये संकीर्ण प्रहसन के अंतर्गत आता है। चौपट राजा का संकेत है, बात करें तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी राज से है। चौपट राज किसका है, बोले अंग्रेज का है, यानी कि अंग्रेज राज के संकेत हैं। विदेशी शासन की दुर्व्यवस्था और न्याय के ढोंग का पर्दाफाश किया गया है कि जो विदेशी शासन था उसकी कौन कौन सी दुर्व्यवस्था थी और उसके न्याय के ढोंग क्या थे, इस नाटक के माध्यम से उसका पर्दाफाश किया गया है। ठीक है ना, आगे बता रहे हैं कि अंग्रेजी राज के सामाजिक और व्यवसायिक स्थिति का चित्रण किया गया है। इसे भी ध्यान में रखिएगा कि अंग्रेजी राज का सामाजिक और व्यवसायिक स्थिति का चित्रण है। लालच को छोड़कर ज्ञानी और समझदार बनने की नसीहत दी गई है कि लालच छोड़ दीजिए, ज्ञानी बनिए और समझदार बनिए। ठीक है ना, और बता रहे हैं कि इस प्रहसन के अंत में असत्य पर सत्य की विजय को दिखाया गया है। तो नाटक जो है सुखांत है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, यानी कि सुख के साथ अंत होता है। ठीक है, असत्य पर सत्य की विजय होती है। तो मोटी मोटी बातें आपको इस नाटक के अंतर्गत जो कुछ है उसे आपको देखना होगा। ठीक है ना, तो आपने बताया कि संकीर्ण प्रहसन है, चौपट राजा का जो संकेत मिलता है अंग्रेजी राज से मिलता है, विदेशी शासन की दुर्व्यवस्था और उसके न्याय के ढोंग को दिखाया गया है, अंग्रेजी राज के सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति का चित्रण किया गया है, और जो इसमें संदेश दिया गया है, नसीहत दी गई है क्या कि लालच छोड़िए, ज्ञानी और समझदार बनिए। और इस प्रहसन का अंत कह रहे हैं कि असत्य पर सत्य की विजय होती है, और ये जो नाटक है यानी कि जो प्रहसन है ये सुखांत होता है, अंत में सुख के साथ इसका अंत होता है। अब इस प्रहसन या नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, क्योंकि पात्रों को लेकर के ढेर सारे प्रश्न आपके एनटीए नेट की परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसके पात्र थोड़ा सा जितने भी नाटक उन सभी नाटकों से हटकर हैं, आसानी से आपको याद होने वाले पात्र हैं। ठीक है ना, जिनमें एक महंत हैं, महंत के दो चेले हैं जिनमें पहला है गोवर्धन दास और दूसरा चेला है नारायण दास। अगला पात्र है कबाब वाला जो कि कबाब बेच रहा है, घासीराम, नारंगी लाल। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। हलवाई कुजरीन, मुगल, पाचक वाला, ये भी है ना साधारण से पात्र हैं। मछली वाली, जात वाला, बनिया, देखिए ये बनिया है जिसकी है ना कल्लू बनिया, वही कल्लू बनिया जिसकी दीवार गिरती है। राजा हैं बिल्कुल, उनका मंत्री, माली, दो नौकर हैं, फरियादी जो कि फरियाद करने के लिए आता है जिसकी बकरी मर गई है। ठीक है ना, कल्लू, कारीगर, दिमाग में रखिएगा, चूने वाला है, भिस्ती है, कसाई है, गणेरिया, कोतवाल और 4 सिपाही हैं। तो इस प्रकार से इन सभी पात्रों को भी आप दिमाग में रख लीजिएगा। अब इस प्रहसन में बता रहे हैं कुल 6 दृश्य हैं, तो ध्यान में रखिएगा, अंक नहीं है बल्कि दृश्य हैं। अब कैसे दिमाग में रखेंगे, अगर किसी नगर को आप देखते हैं और नगर अंधेर नगर हो तो अंधेर नगर का आप क्या देखेंगे, दृश्य देखेंगे। दृश्य नगर का दृश्य देखा जाता है, तो अंधेर नगर का दृश्य कैसा है, बोले सर बड़ा अच्छा दृश्य है, अच्छे 6। ठीक है ना, तो अंधेर नगरी का दृश्य क्या है, अच्छा है, 6 है, यानी कि अंधेर नगरी जो आपका प्रहसन है उसमें कुल 6 दृश्य हैं। ठीक है, चलिए दृश्य को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए प्रथम दृश्य में क्या देखते हैं कि स्थान दिखा रहे हैं कि बाहरी प्रांत है ना, बाहरी कोई क्षेत्र है, वहाँ पर क्या होता है कि महंत और उनके 2 शिष्य जिनमें नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ जो है भजन गाते हुए नगर में प्रवेश करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि पहले दृश्य में क्या होता है कि एक महंत हैं और उनके 2 शिष्य हैं गोवर्धन दास
और नारायण दास दोनों शिष्यों के साथ भजन गाते हुए नगर में प्रवेश करते हैं। कौन से नगर में? वही अंधेर नगर में, ठीक है ना। महंत अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में लोभ का परित्याग करना चाहिए। देखिए, भजन गाते हुए आते हैं और अपने दोनों शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं कि जो व्यक्ति है उसे लोभ का परित्याग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोभ एक ऐसी प्रवृत्ति है जो हमारे अंदर के विवेक को नष्ट कर देती है। ऐसी बात महंत बता रहे हैं अपने शिष्यों को। अपने शिष्यों के प्रवृत्ति के अनुसार गुरु दोनों को, है ना, उन्हें तो विपरीत दिशाओं में भिक्षाटन माने भिक्षा के लिए भेजते हैं। ये चीज बताते हैं कि लोभ नहीं करनी है, लोभ हमारे अंदर के विवेक को नष्ट कर देता है। ये बता करके अपने दोनों शिष्यों को दो दिशा में भेजते हैं, ठीक है ना। गोवर्धन दास, देखिए इसके स्वभाव की बात पूछी जा सकती है। गोवर्धन दास क्या है? थोड़ा सा लोभी है, आलसी है और लालची है, ठीक है ना। तो देखिएगा, गोवर्धन कभी कभी हम लोग कहते हैं तो गोबर हो, है ना, तो गोबर फार गोवर्धन को दिमाग में रखिएगा। जो गोवर्धन है वो लोभी है, अब गोबर है तो आलसी भी होगा, आलसी है तो लालची भी होगा, तो ध्यान में रख लीजिएगा। तो गोवर्धन दास लोभी, आलसी और लालची है। उसे गुरु जो है पश्चिम की दिशा की ओर भेजते हैं, है ना। देखिए, गोवर्धन को गो कहाँ? बोले पश्चिम। जो गो कहाँ? बोले पश्चिम, ठीक है ना। और नारायण दास जो कि परिश्रमी है उसे पूर्व की दिशा की ओर भेज देते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ये छोटे छोटे प्रश्न जो है कूट में दे दिए जाते हैं, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान में रखिएगा, गोवर्धन दास की विशेषता है कि लोभी, आलसी, लालची है और पश्चिम दिशा में जाता है। नारायण दास परिश्रमी है, उसे पूर्व दिशा में गुरु भेजते हैं, ठीक है ना। अब गोवर्धन दास को बता रहे हैं कि अपने गुरु महान जी से कहता है कि वह भीख मांगकर, अब देखिए दोनों शिष्य लौट आए हैं, तो गोवर्धन जब लौट कर आता है तो महंत से कहता है कि वह बहुत भीख लेकर के उनके पास लौटेगा। अब महंत उसे समझाते हैं कि अधिक लालच नहीं करना है। जब जा रहा था कह रहा ढेर सारी भिक्षा लेकर मैं आऊँगा, ठीक है ना। लेकिन महंत उसे समझाते हैं कि अधिक लालच नहीं करना है, क्योंकि लालच ही पाप का मूल है। तो लालच से यश और मान और सम्मान दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब भी आप लालच कर लेंगे तो यश, मान और सम्मान दोनों समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। इसमें भारतेंद्र जी ने यह संदेश दिया है या संदेश देते हैं कि पूर्व में रहने वाले भारतीय जब पश्चिम का अनुकरण करते हैं तो हम ना घर के रहते हैं और ना घाट के रहते हैं, क्योंकि हमारा मूल संस्कृति, है ना, का जो संस्कृत पश्चिम से भिन्न है। और देखिए, गोवर्धन दास पश्चिम जा भी रहा है तो पश्चिम का एक संकेत ये भी है कि पश्चिमी सभ्यता संस्कार से, है ना, लोभ लालच, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, आलस से, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पहला अंक आपने देखा कि महंत क्या करते हैं, अपने दो शिष्य गोवर्धन दास, नारायण दास के साथ नगर में भजन को गाते हुए प्रवेश करते हैं और अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं कि आलस नहीं करना है, आलस ही पाप की जड़ है, ठीक है ना। और दोनों शिष्यों को वहाँ से भेजते हैं कि भिक्षाटन के लिए। गोवर्धन दास, है ना, जो कि आलसी, लालची और, है ना, लोभी है, उसे कहाँ भेजते हैं? बिल्कुल पश्चिम की तरफ, और नारायण दास को पूरब की तरफ भेजते हैं। ये प्रथम दृश्य था, ठीक है। चलिए, अब इस प्रहसन का दूसरा दृश्य देखिए। अब दूसरा दृश्य कहाँ पे है? स्थान बाजार का है। बाजार में पहुंच गए, ठीक है ना। अब बाजार में पहुंचोगे भाई तो बाजार में दुकान लगी रहेंगे। दुकान में कबाब वाला, घासी राम, नारंगी लाल, हलवाई, खुजरीन है, चूरन वाला है जो कि चूरन बेच रहा है, खाएगा दिल वाला चूरन वाला, है ना, ऐसे गा के बेचता है कि नहीं। जब पूरा अपना नाटक पढ़ेंगे तो उस पर ढेर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है ना। मछली वाला, बनिया है, पाचक वाला, मुगल है, जात वाला जो कि एक ब्राह्मण है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरे दृश्य की कथा बाजार से शुरू होता है, जहाँ पर बाजार की चहल पहल के साथ साथ छोटे छोटे विक्रेता अपनी अपनी वस्तुओं को आकर्षक बनाकर बेचने का प्रयास करते हैं। जैसा आज भी होता है कि बाजार में जो भी विक्रेता हैं अपने अपने वस्तु को बेचते हैं और उसकी खूबी बताते हैं, ठीक है ना, कि ताज़ा है, ठंडा है, बासी है, गर्म है, जो भी है उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इस दृश्य में कुल 11 पात्र हैं, ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो दृश्य है 11, दूसरे दृश्य में 11 पात्र हैं। गोवर्धन दास बहुत खुश है क्योंकि उसे बहुत आश्चर्य होता है कि यहाँ पर हर चीज़ टके सिर मिल रही है। जितनी भी वस्तुओं का
दाम पूछता है, सब टके सेर है। इस कारण से गोवर्धन दास बहुत खुश है, ठीक है ना। नमकीन भी टके सेर और मिठाइयाँ भी टके सेर। वह पूछता है कि इस नगर का नाम क्या है, यहाँ के राजा कौन है, तो उसे उत्तर मिलता है कि इस नगर का नाम है अंधेर नगरी और राजा का नाम है चौपट राजा। जहाँ पर मूल्यवान और मूल्यहीन दोनों तरह की वस्तुओं में कोई अंतर नहीं हो, दोनों को समान बना दिया गया हो, वहाँ का राजा विवेकहीन ही होगा। जहाँ तक इस बाजार में ब्राह्मण की अपनी जात भी टके सेर में बेचनी पड़ती है। उदाहरण के लिए कह रहे हैं, जात ले जात, टके सेर जात, है ना। एक टका दो और हम अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे, टके के वास्ते जैसे कहो वैसी व्यवस्था कर दे। तो ये भी देखिए कि यहाँ पे जात भी बेची जा रही है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। बाजार का शोरगुल भीड़ का एक तंत्र मात्र नहीं होकर उस समय की प्रशासन व्यवस्था और समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार, कुव्यवस्था को हमारे सामने रेखांकित करता है, ठीक है ना। तो दूसरा दृश्य आप देखेंगे बाजार का दृश्य है ना। ये सब बातें आप दिमाग में रख लीजिएगा कि प्रथम दृश्य में, है ना, अपने शिष्यों के साथ प्रवेश करते हैं, उनको उपदेश देते हैं। दूसरे दृश्य में बाजार का वर्णन किया गया है। अब आ गया तीसरा दृश्य, ठीक है ना। तीसरे दृश्य में क्या है, स्थान जंगल है, जंगल का स्थान है। महंत और दोनों शिष्य तीसरे दृश्य में जंगल में मिलते हैं। अब जंगल में महंत और उनके दोनों शिष्य जो है अपने अपने भिक्षा लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर नरदास राम भजो का जप करता है। गोवर्धन दास सपने में भी अंधेर नगरी को याद करता है, क्योंकि वहाँ हर चीज टके सेर मिलने से बहुत खुश है। महंत शहर में गुड़ी और अवगुड़ी एक ही भाव मिलने की खबर सुनते हैं तो सुनकर सचेत हो जाते हैं। वे अपने शिष्यों को तुरंत समझाते हुए शहर छोड़ने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि श्वेत श्वेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजे वास, ठीक है ना। कह रहे हैं कि जहाँ श्वेत श्वेत करके कपास और कपूर दोनों एक भाव में हो तो ऐसे देश में कभी निवास नहीं करना चाहिए। अब नारायण दास अपने गुरु की बात मान लेता है और गोवर्धन दास सस्ते स्वादिष्ट भोजन के लालच में वहीं रहने का फैसला करता है, ठीक है ना। तो जो नारायण दास है वो गुरु की बात मान के गुरु जी के साथ चला जाता है, लेकिन गोवर्धन दास सस्ते स्वादिष्ट भोजन के लालच में वहीं रहने का फैसला करता है। और यह कहकर महंत चले जाते हैं। जाते जाते महंत उसे कहते हैं कि यदि कभी कोई कठिनाई आए तो वह उन्हें याद करे ताकि वे उसकी मदद कर सके, ठीक है ना। वो कहते हैं, बच्चा मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन जब कभी तुम संकट या मुसीबत में पड़ना तो मुझे याद करना। ऐसा कहते हैं महंत और महंत अपने शिष्य नारायण दास के चले जाते हैं। गोवर्धन दास वहीं रहता है, ठीक है ना। तो नारायण दास को लेकर चले गए और गोवर्धन दास वहीं रहता है। चौथा दृश्य देखिए, आपने पहला दृश्य देखा, दूसरा दृश्य देखा और तीसरा दृश्य देखा। जंगल में जब लौटते हैं, लौटने के बाद डिसाइड हो जाता है। डिसाइड के बाद महंत के साथ नारायण दास चला गया और गोवर्धन दास यही रहने का निश्चय करता है, ठीक है। चौथा दृश्य क्या है, स्थान राजसभा का है, ठीक है। पहला सेवक, मंत्री, राजा, नौकर, कल्लू बनिया, फरियादी, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, गणेरिया, कोतवाल और कसाई, ठीक है ना। चौथे दृश्य में क्या होता है कि बता रहे हैं, अंधेर नगरी में चौपट राजा के दरबार और न्याय का चित्रण किया गया है। तो अंधेर नगरी में जो राजा है, राजा के न्याय और दरबार का चित्रण किया गया है। राजसभा में राजा, मंत्री, नौकर आदि सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान है। राजा मूर्ख है, वह सेवक को अकारण सजा देना चाहता है। मंत्री उसकी जी हुजूरी करने वाला है। दरबार में उपस्थित सभी लोग मूर्ख हैं, लेकिन राजा तो सबसे अधिक मूर्ख है। वह अविवेकी, बुद्धिहीन और डरपोक है। उसी समय दरबार में आकर एक व्यक्ति शिकायत लेकर उपस्थित होता है। वह कहता है, कल्लू बनिए की दीवार गिर जाने से उसकी बकरी नीचे दबकर मर गई है, इसलिए उसे न्याय हो और अपराधी को दंड मिलना चाहिए।
मूर्ख राजा अपनी मूर्खता का बात करें तो परिचय देता हुआ नगर के कोतवाल को फांसी की सजा सुना देता है और स्वयं मंत्री का सहारा लेकर के वहां से चला जाता है। तो ये तो चौथा दृश्य है राज दरबार का, ठीक है ना। और चौथे दृश्य में है ना, सब कुछ करने के बाद एट लास्ट जो है कोतवाल को फांसी का हुक्म हो जाता है, ठीक है। चलिए पांचवें दृश्य में। अब पांचवा दृश्य क्या है? स्थान आरण्य है। गोवर्धन दास और उसके 4 प्यादे, ठीक है। पांचवें दृश्य में गोवर्धन दास टके से मिठाई खा खा कर खूब मोटा हो गया है। वह आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपने आप में मस्त है। वह कहता भी है कि गुरुजी ने हमको यहाँ नाहक मना किया था रहने के लिए, पर अपना क्या खाते पीते मस्त पड़े हैं, ठीक है ना। और यहाँ के लोग विवेक शून्य हैं, वे बुद्धि से रहित हैं। पापी और पुण्यात्मा में कोई अंतर नहीं है। मूर्ख राजा के प्रति लोगों में अंधभक्ति है। वह जो कुछ भी कहता है सब ठीक माना जाता है। उन लोगों का मानना है कि राजा अन्याय नहीं कर सकता है। सबको एक ही लाठी से हाँका जाता है। इतना सब होने के बावजूद भी गोवर्धन दास बहुत खुश है, क्योंकि उसे खूब खाने को मिलता है। वह सोचता है कि गुरुजी का साथ नहीं जाकर बहुत अच्छा किया है। तभी गोवर्धन दास को 4 सिपाही चारों ओर से आके पकड़ लेते हैं और फांसी देने के लिए ले जाते हैं। वे बताते हैं कि बकरी मरी है, इसलिए न्याय के खातिर किसी को तो फांसी पर जरूर चढ़ाया जाना चाहिए। जब तो दुबले पतले कोतवाल के गले में फांसी का फंदा बड़ा हो गया, तब राजा ने किसी मोटे आदमी को फांसी देने का हुक्म दिया। तो तुम मोटे हो, इसलिए तुम्हारी गर्दन उसमें आ जाएगी। वैसे भी इस साधु महात्माओं की इस दशा दयनीय है, ठीक है ना। ऐसा जो है सिपाही बताते हैं उसको, ठीक है ना। राजा के डर से यहाँ कोई मोटा नहीं होता। गोवर्धन दास अपने को असहाय पाकर रोता है, चिल्लाता है और अपने गुरु को सहायता के लिए बुलाता है, लेकिन सिपाही उसे बलपूर्वक ले जाते हैं। देखिए, कहाँ हो गुरुजी, आइए मेरी रक्षा करिए, ऐसा कहकर बुलाता है कि यहाँ बड़ा अन्याय है, मुझे लोग नाहक मार रहे हैं, ठीक है। ऐसी बातें आपको इस नाटक में देखने को मिलेगी। छठा दृश्य और अंतिम दृश्य है स्थान शमशान का है। देखिए, अंतिम स्थिति सबके शमशान की ही होती है, शमशान में जाना होता है, तो बैठा लीजिएगा दिमाग में। गोवर्धन दास, 4 सिपाही, गुरु महंत, राजा, मंत्री और कोतवाल। छठे दृश्य में सिपाही गोवर्धन दास को पकड़कर फांसी देने के लिए ले जाते हैं। तब सिपाहियों से अन्नो विनय करता है, लेकिन सिपाही उसे नहीं छोड़ते हैं। उसी समय उसके गुरु अपने दूसरे चेले नारायण दास के साथ वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, थोड़ी देर के लिए मुझे मेरे शिष्य से बात करने दी जाए। अब शिष्य से बात करते हैं तो उसकी सारी बातें सुनकर के महंत उसके कान में कुछ धीरे से कहते हैं। उसके बाद गुरु और शिष्य दोनों फांसी पर चढ़ना चाहते हैं, है ना। गुरु चेले के इस विवाद से सिपाही हैरान हो जाते हैं। अब विवाद क्या है कि गुरु कहते हैं कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, चेला कहता तब तो गुरुजी हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। तो गुरु कहता मैं फांसी पर, चेला कहता है मैं फांसी पर, दोनों कहते हैं। और राजा बोलते हैं क्या गोलमाल है भाई। सिपाही बताता है गुरुजी महाराज, गुरु कहता है मैं फांसी पर जाऊंगा, चेला कहता है कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा। तो इस प्रकार से दोनों मरने के लिए विवाद क्यों कर रहे हैं, यह देखकर राजा अपने मंत्री और कोतवाल गुरु से जानना चाहते हैं। तो राजा, मंत्री, कोतवाल सब गुरु से जानना चाहते हैं। तब गुरु बताते हैं कि भैया इस समय ऐसा अवसर है कि जो मरेगा उससे सीधा स्वर्ग मिलेगा। तो गुरु की बात पर राजा स्वयं चढ़ने को तैयार हो जाते हैं। कहते हैं बंद करो सब, राजा के जीते जी कौन फांसी पर चढ़ेगा, यानी कि कौन स्वर्ग जा सकता है, यानी कि स्वर्ग में राजा जाएगा, इसलिए हम ही को फांसी पर चढ़ा दो। तो कहने का आशय है कि राजा अविवेकी था, वो उसे समझ में आ गया कि इस समय ऐसी घड़ी है जो मरेगा वो स्वर्ग जाएगा, इसलिए वह कहता है कि चुप रहो सभी लोग, राजा के जीते जी कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है, अर्थात अगर स्वर्ग जाऊंगा तो मैं ही जाऊंगा, और कहता है कि हमें ही फांसी पर
चढ़ा दो। इस प्रकार से उस विवेकहीन राजा को फांसी हो जाती है, उसे लोग फांसी पर चढ़ा देते हैं। अंत में गुरुजी ने एक अर्थ गर्भित उक्ति कही है कि जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ये ऐसे आपहु न से जैसे चौपट राज। कि जहाँ धर्म है ना, बुद्धि नहीं है, नीति नहीं है, वह समाज इसी तरह से नष्ट हो जाएगा जैसे चौपट समाज यानी चौपट राजा नष्ट हुआ है ना। तो इस तरह अन्यायी और मूर्ख राजा स्वतः नष्ट हो जाता है। अब अंधेर नगरी प्रहसन के संबंध में कुछ आलोचकों के कथन हैं, जिनमें पहला कथन आप देख रहे हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के शब्दों में। क्या है कि अंधेर नगरी अंग्रेजी राज का ही दूसरा नाम है। यह नाटक अंग्रेजी राज की अंधेर गर्दी का आलोचना ही नहीं, इस अंधेर गर्दी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता की प्रबल इच्छा को भी प्रकट करता है। तो ध्यान में रखिएगा कि आलोचना नहीं है बल्कि अंधेर गर्दी को खत्म करने की प्रबल इच्छा भी है इसमें। किसने कहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने कहा। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का दूसरा कथन है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जी कह रहे हैं कि इस रचना को कालजयी कृति कहा है। कालजयी कृति किसने कहा? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने कहा है। ठीक है। अगले जो विद्वान हैं नेमचंद्र जैन के शब्दों में कि अंधेर नगरी में यथार्थ परकता और शैलीबद्धता का बड़ा आकर्षण है ना मिश्रण है। तो देखिए, एक तो यथार्थता है, दूसरा शैली की बद्धता है, दोनों का बड़ा सुंदर मिश्रण है। किसने कहा? नेमचंद्र जैन ने कहा। ठीक है ना। आगे बता रहे हैं कि लक्ष्मी सागर बासड़े की बात करें तो इनके शब्दों में अंधेर नगरी में यह देखा गया है कि जिस राज्य में गुण और अवगुण में भेद नहीं, वहाँ प्रजा को राजा की मूर्खता के चंगुल में फंस जाने का डर बना रहता है। तो देखिए, लक्ष्मी बासड़े जी बता रहे हैं कि अंधेर नगरी में यह देखा गया कि जिस राजा में राजा को गुण और अवगुण का भेद ही नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा? प्रजा राजा की मूर्खता के चंगुल में फंस जाएगी, ऐसा भय हमेशा बना रहता है। सिद्धनाथ कुमार के शब्दों में बात की जाए कि अंधेर नगरी है ना में यह चौपट राजा की कथा, जिसे है ना बात करें न्याय अन्याय का भेद नहीं है, जो स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है, इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का व्यंग्यात्मक एवं आकर्षक चित्र अंकित हुआ है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन सभी बिंदुओं को आप आसानी से याद कर सकते हैं और परीक्षा में अगर यहाँ से प्रश्न बन जाए तो निश्चित रूप से आप उसको सही करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से किसी एक नए नाटक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।